हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 1 से, माफ़ी चाहूँगा यूनिट 3 से, जो कि है IBO 1 से रिलेटेड है। और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और कुछ ही महीने में एग्ज़ाम है, आई मीन नेक्स्ट महीने ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं ताकि आपका एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएँ। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करें। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो, राइट, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, है ना। तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, जब डिमांड एंड सप्लाई सेम होती है ना, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक कर्व बनता है जिसमें डिमांड और सप्लाई जो होती है वो सेम होती है, या फिर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगा ना वो सेम होगा, है ना। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बेसिस पे भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में। तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो देखना समटाइम्स आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम रहेगा, या फिर एक्सपोर्ट कम रहेगा, इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। इक्वल चीज़ें नहीं होती हैं, इक्वल नहीं हो पाता है, राइट। जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के इक्वल नहीं हो पाता। जब इक्वल नहीं होता है तो या फिर तो हमारा सरप्लस होता है या फिर तो डेफिसिट होता है। इंडिया में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब हमें सरप्लस हुआ है, अदरवाइज हर साल हमें डेफिसिट का ही सामना करना पड़ता है। तो इन सारे डेफिसिट्स को करेक्ट करने के लिए, ये सारे लॉसेस को कवर अप करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। तो वो मेथड्स ही यहाँ पे बताए गए हैं। आई होप कि आपको डिसइक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मेथड्स के बारे में। देखो, लिखा हुआ है, व्हेन सच अ सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अराइजेस द फॉलोइंग मेजर्स आर यूजुअली अडॉप्टेड। जब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। याद रखना, डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए जो मेथड लिए जाते हैं वो तभी लिए जाते हैं जब डेफिसिट हो। सरप्लस के केस में कुछ नहीं होता, जो प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस होता है, उसे हम अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। लेकिन जब हमें लॉस होता है, जब हमें डेफिसिट होता है, तो फिर हमें इन सारे मेजर्स को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला है यूज़ ऑफ पास्ट रिजर्व। जो हमारे पास प्रीवियस रिजर्व्स बचे हुए हैं उसका इस्तेमाल करना। बोरोइंग फ्रॉम IMF आपको पता है, IMF और वर्ल्ड बैंक 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया को लोन देती है। लेकिन अगर आपके BOP में किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आ रहा है, आपको डेफिसिट आ रहा है, तो उस केस के लिए आप सिर्फ IMF से ही लोन ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले सकते। वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपमेंट के केस में ही लोन देता है, ठीक है। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, इसके लिए आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, तो IMF से आप लोन ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, है ना। आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स है, उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। सपोज जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया गया, तो टैक्स से जो कलेक्शन होगा, जो पैसे आएंगे, उससे हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर लेंगे, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में आपका बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसको एक तरीके से मैनिपुलेट करके, चेंज करके जो है इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। चौथा पॉइंट है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। देखो, अभी $1 में आते हैं तकरीबन 75 रुपये, राइट। इसमें आप किसी तरह का चेंजेस बढ़ा करके मतलब ठीक करके आप जो है अपने डिसइक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 4 पॉइंट्स हो गए। आप इन पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ पास्ट रिजर्व। तो ये सबसे पहला और बहुत ही ईजीएस्ट वे है अपने डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज करने का। अगर आपका लॉस हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास जो पहले के पैसे पड़े हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल करोगे उस लॉस को कवर करने में, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है। अ कंट्री में मेक यूज़ ऑफ पास्ट रिजर्व टू फाइनेंस द BOP डेफिसिट प्रोवाइडेड सच रिजर्व्स आर अवेलेबल, है ना। जो भी आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप अपने BOP डेफिसिट को ठीक करने की कोशिश करते हो। सच रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसीज एंड फंड रिलेटेड एसेट्स, दैट इज रिजर्व पोजीशन विद द IMF एंड होल्डिंग ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF होल्डिंग्स क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना करके रखी हैं। आप डेफिनेटली उन सबको वॉच कीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व होते हैं जो कि हम अपने रिजर्व को IMF के पास जमा करके रखते हैं। और स्पेशल ड्राइंग राइट एक तरह का राइट होता है जिसके तहत आप जो है वहाँ से पैसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ड्राइंग राइट्स के तहत आप करेंसी जो है उसका इस्तेमाल आप किसी और को सामान बेचने के लिए कर सकते हो।
इसको मैंने डिटेल में समझाया, आप प्लीज़ वहाँ पे चले जाइए। तो ये 2 मेजर्स हैं जो कि आईएमएफ के थ्रू होती हैं, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है ना कि आप जो है अपने पैसे आईएमएफ के पास जमा रखते हो और उसके बदले आपको एक तरीके का क्या बोलूँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हो अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। आप सिंपल वे में इस तरीके से समझ सकते हो। इसको मैंने डिटेल में डील किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। IBO 1 का जो प्लेलिस्ट है तकरीबन 40 के आसपास वीडियोस हैं, उसमें आपको एक वीडियो SDR के ऊपर जरूर मिलेगा, आप उनको वॉच कीजिए। नॉट ओनली SDR, बहुत सारी वीडियोस है, आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंक्रीज इन कोटाज एंड एडिशनल एलोकेशन ऑफ SDRs एंड एक्सपेंडेड प्राइवेट कैपिटल फ्लोज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल इंक्रीज इन द नेशनल रिजर्व ऑफ सेवरल कंट्रीज, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंट ईयर्स में कोटा सिस्टम में इंक्रीज हुआ है, जो SDR है उसके एडिशनल एलोकेशंस हुए हैं बाय द IMF, और कैपिटल जो है, प्राइवेट कैपिटल फ्लो जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण से किसी भी कंट्री का नेशनल रिजर्व जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो उन रिजर्व का इस्तेमाल जो है इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया बोरोइंग फ्रॉम IMF, ठीक है ना। आप IMF से बोरो कर सकते हो, आप IMF से उधार पैसे ले सकते हो, बट पैसे लेने के भी 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन 6 कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है स्टैंड बाय लोन्स, दूसरा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी तीसरा है, चौथा है एनलार्ज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, पांचवा है कंपनसेटरी एंड कॉन्टीजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटीज। तो ये 6 तरह की एक तरह से आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। इसमें से सबसे पहला है स्टैंड बाय लोन्स। देखो, स्टैंड बाय लोन्स का मतलब हो गया कि आपके पास ऐसा लोन जो कि स्टैंड बाय में आपके पास पड़ा हुआ है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप उसको वहां से निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो फिर आपको दूसरे वाले केस में जाना पड़ेगा, अगर उससे भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो फिर आपको तीसरे वाले केस में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू आपको पैसे उठाने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंडीशन जो है कैसा है। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो फिर इस तरह के सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ लोन्स हो गए यहाँ पे। आगे चलते हैं। ओके, तीसरा था मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है और RBI के हाथ, दोनों में होता है। RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये दोनों जो है आपस में एक तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके, स्ट्रैटेजी बना करके डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखो लिखा हुआ है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर इन्फ्लुएंसिंग BOP कंडीशंस, है ना। अ चेंज इन मनी सप्लाई ब्रॉट अबाउट ईदर थ्रू फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज कैन ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंज इन द लेवल ऑफ टोटल डिमांड, है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करके, जो आपका सप्लाई है, जो आपका मनी सप्लाई है या फिर जो आपका मनी का डिमांड है मार्केट में, आप उसको एक तरीके से मैनिपुलेट करके जो है आप अपने टोटल आप जो है चेंज ला सकते हो टोटल डिमांड में, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है की जा सकती है, विच इंक्लूड्स डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें देखो, जो सामान आप इंडिया के बाहर से मंगा रहे हो, इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज है ना। आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर आप मंगाओगे कैसे। तो सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स को ज़्यादा चढ़ा दिया, या फिर जो रिवर्स जो पैसे हैं बैंक वालों को, उनको कह दिए कि ठीक है, आप अगर RBI के पास ज़्यादा पैसे रखोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक वाले तो सारे पैसे दे देंगे RBI को, है ना। तो फिर वो आपको तो पैसे देंगे नहीं, है ना। तो जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, मतलब आप डिमांड क्रिएट नहीं कर पाओगे। और खासकर वो डिमांड जो कि आपके बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं। तो जब आप डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाओगे तो BOP की सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी और उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स ये एक तरीका है जहाँ पे आप डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज कर सकते हो। आखिर अगला पॉइंट है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। एक्सचेंज रेट जैसा कि मैंने आपको बताया, $1 में 75 रुपये है, आप उसको मैनिपुलेट करके, उसको आप ऊपर नीचे करके जो है अपने डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट इज एन इफेक्टिव टूल। अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट विल मेक इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इम्पोर्ट्स डियरर। ये जो पॉलिसी है ना, ये चाइना हमेशा अपनाती आई है। जब भी उसकी करेंसी ऊपर की ओर जाती है, वो अपनी करेंसी को क्या करता है, वो डिमिनिश कर देता है, उसको छोटा कर देता है। इसके कारण से क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ को बनाने में आपको 100 रुपये लगे हैं, लेकिन आपने अगर $1 में आपके 100 रुपये होते हैं और आपने उसको बढ़ा करके $1 में 130 रुपये कर दिए, है ना। तो जो चीज़ आपको बनाने में 100 रुपये लग रहे थे, मतलब जो चीज़ दूसरे कंट्री को खरीदने में पहले $1 में 100 रुपये का सामान उनको मिल रहा था, अब उनको $1 में 130 रुपये का सामान मिलेगा।
आप इस तरीके से समझो, आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। तो डिवैल्यू जैसे ही आपने किया तो $1 में सपोज $100 हुआ सॉरी $1 में सपोज $100 हुआ करते थे, तो अभी $1 में $130 हो गए, जस्ट मान लो। तो पहले जो बाहर के लोग थे जो अमेरिका में रहते हैं, है ना, वो जब कुछ इंपोर्ट करवाते थे, जब हम एक्सपोर्ट करते थे, तो उस केस में क्या होता था कि वो $1 देते थे और $100 का सामान इंडिया से ले लेते थे। लेकिन अब उनको $1 के बदले $130 का सामान मिलेगा। तो इससे एक्सपोर्ट ईजी हो गया, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। तो डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो हमारा एक्सपोर्ट का डिमांड भी बढ़ेगा, बाहर से लोग खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो इंपोर्ट के थ्रू जो हम पैसे मंगाते हैं उसमें जो डेफिसिट होगा उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज द वे दे मैनेज देयर डिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ पॉलिसी एक्सपोर्ट्स विल बी इनकरेज एंड इंपोर्ट्स विल बी डिस्करेज। तो इस केस में क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट घट जाएगा। अब आपके तो मन में सवाल आया कि इंपोर्ट घट कैसे जाएगा। अब आप सोचो, जब आपको $1 का सामान खरीदना होता था तो आप $100 पे करते थे, लेकिन आपने डी वैल्यू करके उसको $130 कर दिया। तो जब आप $1 का सामान आप अब खरीदोगे तो फिर आपको $130 पे करने पड़ेंगे। तो क्या आप खरीदना चाहोगे? नहीं। तो फिर आपका जो इंपोर्ट है वो एक तरीके से डिस्करेज हो गया और एक्सपोर्ट जो है वो एनकरेज हो गया, राइट। तो ये एक तरीका होता है जिसके जरिए जो है गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है एक्सचेंज रेट सिस्टम को, एडजस्टमेंट को और डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज करने का कोशिश करती है। All these methods, however, suffer from certain limitations. इन सारे methods के कुछ ना कुछ limitations भी हैं. Hence, managing a state of disequilibrium in BOP countries to be a major problem which every country faces. तो ये प्रॉब्लम जो है तकरीबन सारी कंट्रीज को फेस करना पड़ता है जब भी BOP डिसइक्विलिब्रियम की बात आती है। तो द मेजर प्रॉब्लम इज दैट पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन फॉर द सेक ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम इन BOP कम्स विद कन्फ्लिक्ट विद अदर्स। सही बात है, आपने सपोज अपना एक्सपोर्ट को सस्ता कर दिया और इंपोर्ट को आपने बड़ा कर दिया, तो जो यहाँ के लोग होंगे वो डेफिनेटली थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ जिसके साथ आप compete कर रहे हो, सपोज आप चाइना के साथ compete कर रहे हो, चाइना को जब दिखेगा कि आप इतने सस्ते दामों पे सामान को बेच रहे हो तो उसका सामान तो बिकेगा नहीं, तो उस केस में वो आपके साथ झगड़ा कर लेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में हो जाती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में होती हैं और ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। rather more enduring objectives such as economic growth, employment and price stability, ये सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है जब आप ऐसी चीज़ें करते हो। तो reconciling such conflicts continues to worry policy makers। अब जब इसको रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हो तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी बनता है, वो कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उनको भी सारी चीज़ें जो है झेलनी पड़ती हैं। तो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट थोड़ा सा एक तरीके से कंट्रोवर्शियल है, बाकी सारी जो है थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ठीक है ना। लेकिन देखो, अब अगर कुछ करना है तो उसके पीछे भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती है जब उसको डिसइक्विलिब्रियम की दिक्कत होती है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये सारे मेथड्स थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, राइट। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी और इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।